हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को। इससे पहले हम लोग FCFS, SJF और राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिस्कस कर चुके हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या है, इसका जो मोड होता है वो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों होता है। जबकि इससे पहले हम लोग FCFS को डिस्कस किए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसका जो बेसिस था वो था अराइवल टाइम, और ये जो है ना नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में काम करता है। FCFS नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में काम करता है अराइवल टाइम के बेसिस पे, जबकि इसका प्रीएम्प्टिव FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो है ना आपका अराइवल टाइम के बेसिस पे अगर इसका प्रीएम्प्टिव मोड करते हैं तो यही आपका हो जाता है कौन, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। तो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग को हम लोग देख चुके हैं, वो प्रीएम्प्टिव मोड में काम करता है, और ये FCFS का प्रीएम्प्टिव वर्जन ही राउंड रोबिन शेड्यूलिंग होता है। इसके बाद पहले हम लोग देखे थे SJF जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या इसी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। और इसका जो बेसिस होता है वो होता है वर्स्ट टाइम, और ये काम करता है नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में। लेकिन जब SJF का प्रीएम्प्टिव मोड हम लोग यूज करते हैं, SJF जब प्रीएम्प्टिव मोड में काम करता है तो इसका नाम हो जाता है क्या, आपका SRTF का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये SJF का प्रीएम्प्टिव वर्जन होता है, और नॉन प्रीएम्प्टिव SJF या SJN कहलाता है। फिर हम लोग देख चुके हैं राउंड रोबिन शेड्यूलिंग जो अराइवल टाइम के बेसिस पे काम करता है और प्रीएम्प्टिव होता है। FCFS शेड्यूलिंग अराइवल टाइम पे काम करता है और नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दोनों मोड में काम करता है, नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में भी और प्रीएम्प्टिव मोड में। तो आज के सेशन में हम लोग दोनों मोड में एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है जिसमें प्रोसेस नंबर 1 से लेकर 6 यानी कि 6 प्रोसेस दिए गए हैं, और इन 6 प्रोसेस का अराइवल टाइम यहाँ पे गिवन है। उसका बर्स्ट टाइम जिसे सर्विस टाइम कहते हैं वो भी गिवन है। बर्स्ट टाइम का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस CPU पे कितना टाइम एक्सिक्यूट होने वाला है, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बर्स्ट टाइम, जिसको सर्विस टाइम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे प्रायोरिटी दिया हुआ गया है क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पे प्रोसेस को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सभी प्रोसेस का प्रायोरिटी दिया गया है, और यहाँ पे प्रायोरिटी के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, करने का जो क्राइटेरिया होगा वो हो गया आपका प्रायोरिटी। तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो उसमें दो चीज़ फाइंड करते हैं, पहले कि क्राइटेरिया क्या है उसका। तो इसका क्राइटेरिया है प्रायोरिटी, यानी कि प्रायोरिटी के आधार पे हम लोग किसी भी प्रोसेस को CPU एलोकेट करेंगे। सेकेंड चीज़ हो गया कि मोड, किस मोड में आप काम कर रहे हैं। तो चूंकि ये दोनों मोड में काम करता है तो सबसे पहले हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रीएम्प्टिव मोड में सोल्व करेंगे। तो नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में जब हम काम करेंगे तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना हम लोग को, एवरेज वेटिंग टाइम। अब इस एवरेज वेटिंग टाइम को निकालने के लिए हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना पड़ेगा, और टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए कंप्लीशन टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम इज इक्वल टू होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो कंप्लीशन टाइम निकलेगा तब TAT निकलेगा, और जब TAT निकलेगा तब वेटिंग टाइम निकलेगा। और जब वेटिंग टाइम हम लोग निकाल लेंगे तो इन सभी को ऐड करके और 6 प्रोसेस है 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेन है कंप्लीशन टाइम को फाइंड करना है सभी प्रोसेस का, कि कब प्रोसेस जो है ना कंप्लीट हो रहा है, अपना टास्क जो है ना कब कंप्लीट हो रहा है, एक्सिक्यूशन कब कंप्लीट कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग को गैंट चार्ट ड्रॉ करना होता है। जो हम लोग चार्ट ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं गैंट चार्ट। तो इस गैंट चार्ट को जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ईच एंड एवरी प्रोसेस का हम लोगों को कंप्लीशन टाइम मिल जाएगा, और जब कंप्लीशन टाइम मिल जाएगा तो हम लोग TAT और WT आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका हम लोग गैंट चार्ट ड्रॉ करके देखते हैं इन सभी प्रोसेस का। गैंट चार्ट जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हम लोग यहाँ नीचे में ड्रॉ कर देते हैं हम गैंट चार्ट। हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, दैट मीन्स कि 0 टाइम पे कौन सा प्रोसेस का अराइवल हुआ है। अगर एक प्रोसेस का अराइवल हुआ है तो उसे CPU एलोकेट कर देंगे, लेकिन यदि
एक से अधिक प्रोसेस जीरो पर आया हुआ है तो फिर हम लोग यहाँ पे मोड क्या क्राइटेरिया क्या है, प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी देखेंगे कि जिसका प्रायोरिटी हाई होगा उसको हम लोग सीपीयू पहले एलोकेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अराइवल टाइम देख रहे हैं तो अराइवल टाइम में जीरो पर एक ही प्रोसेस आया है और वो कौन है आपका P1। तो P1 को हम लोग को सीपीयू एलोकेट करना होगा। तो यहाँ पे P1 को सीपीयू एलोकेट कर दिया गया और यहाँ जो है ना अब एक कितना टाइम एक्सिक्यूट करेगा, तो इसका सर्विस टाइम जो है ना 3 है, 3 सर्विस टाइम है। तो 3 का 3 पूरा एग्जीक्यूट करेगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका मोड क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव। और नॉन प्रीएम्प्टिव कहता है एक बार किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो गया तो वो अपना सर्विस टाइम पूरा एग्जीक्यूट करेगा। तो ये 3 यूनिट चलेगा। अब ये जब तक 3 यूनिट कंप्लीट कर रहा है एक्सक्यूशन, तब तक आप देखिए रेडी क्यू में P2 पहुँच गया है, P3 पहुँच गया है और P4, यानी कि 3 प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके हैं। P2, P3 और P4 3 प्रोसेस आ चुके हैं। देखिए 1 2 3 यूनिट टाइम एक्सिक्यूट किया है और 3 यूनिट टाइम तक में जो है ना ये 3 प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके हैं। अब इन तीनों प्रोसेस में आपको सेलेक्ट करना है प्रायोरिटी के बेसिस पे कि किस प्रोसेस को पहले हम लोग सीपीयू एलोकेट करेंगे। जबकि तीनों प्रोसेस रेडी क्यू में है तो हम लोग कंपेयर करेंगे इन तीनों प्रोसेस में सबसे हाई प्रायोरिटी किसका है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी दिया गया है, यानी कि नंबर अगर हायर है तो प्रायोरिटी उसका हाई होगा। आपको क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा तो यहाँ पे दिया जाएगा हायर नंबर हायर प्रायोरिटी या फिर लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी, तक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हायर नंबर मतलब हायर प्रायोरिटी, तो आप देखेंगे सभी प्रोसेस में जो हायर नंबर है यहाँ पे 10 है, तो इसका मतलब P5 जो प्रोसेस है इसका प्रायोरिटी सबसे हाई है और इसमें प्रायोरिटी 2 सबसे कम है, यानी कि P1 का प्रायोरिटी सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि सबसे लास्ट में P1 ही कंप्लीट हुआ क्योंकि इसका प्रायोरिटी कम है। लेकिन ये प्रीएम्प्टिव में होगा वैसा, नॉन प्रीएम्प्टिव में नहीं, जबकि नॉन प्रीएम्प्टिव में 0 पे सबसे पहले आया है तो सबसे पहले ही कंप्लीट कर लेगा क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में है। तो 3 पर अब इन तीनों में कंपेयर करेंगे P2, P3, P4, इसका प्रायोरिटी है 5, 8 और 6। इन तीनों में आप कंपेयर करके देखेंगे तो सबसे जो हाई प्रायोरिटी है वो 8 है और 8 किसका है तो P3 का जो है ना प्रायोरिटी सबसे हाई है इन तीनों में। क्योंकि अभी P4 और P5 नहीं पहुंचा हुआ है रेडी क्यू में, तो इन तीनों हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो P3 को सबसे पहले एलोकेट करेंगे और ये P3 अपना एक्सक्यूशन कंप्लीट करेगा फुल, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो 1 यूनिट इसको मिला है तो 1 यूनिट ही एक्सिक्यूट कर लेगा। और आपका जो है ना P3 कंप्लीट है, उसके बाद में P1 कंप्लीट हो गया है। अब बचा है यहाँ पे P3 कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे बचा हुआ है P2 और P4। लेकिन 4 यूनिट तक में देखिए 4 यूनिट तक में जो है ना अराइवल हो चुका है किसका, P5 का, यानी कि प्रोसेस P5 जो है ना रेडी क्यू में आ चुका है P5। अब यहाँ पे P2, P4 और P5 में कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे P2, P4 और P5 इन तीनों प्रोसेस में P2, P4 और P5 में 10 हाई प्रायोरिटी है। तो 10 किसका है, P5 का। तो यहाँ पे सबसे हाई प्रायोरिटी वाला यानी कि P5 एक्सिक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे P5 एक्सिक्यूट हो जाएगा और ये भी फुल एक्सिक्यूशन करेगा क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में काम कर रहा है। तो 10 यानी कि 5 एक्सिक्यूशन टाइम है, तो 5 यहाँ पे ले लेंगे। 4 + 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए P5 कंप्लीट हो गया एक्सिक्यूशन। अब जब तक एक्सिक्यूट किया देखिए ये 9 तक चला है, जबकि 5 पे कौन पहुंच गया है, P6, यानी कि P6 जो है ना रेडी क्यू में यहाँ पे पहुंच चुका है। तो P6, P4 और P2 बचा हुआ है। P2, P4 और P6 इन तीनों में हाई प्रायोरिटी किसका है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। तो 5, 6 और 9 में हाई प्रायोरिटी किसका हो गया, 6 का। तो यहाँ पे 9 हाई प्रायोरिटी है तो P6 पहले आ जाएगा और यहाँ पे P6 जो है ना एक्सिक्यूट करेगा ये कितना टाइम, इसका एक्सिक्यूशन है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 + 6 15 और ये अपना एक्सिक्यूशन कंप्लीट कर लिया। रिमेनिंग 2 प्रोसेस बच गया है, P6 कंप्लीट हो गया, P4 और P2। तो P2 और P4 में आप देखेंगे इसका 5 है, इसका 6 है। हाई प्रायोरिटी किसका होगा, P4 का। तो यहाँ पे P4 को एक्सिक्यूट करेंगे और ये कंप्लीट करेगा कितना यूनिट, तो यहाँ पे P4 है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट एक्सिक्यूशन कंप्लीट करेगा और ये हो जाएगा आपका 19। ये आपका P4 कंप्लीट हो गया। लास्ट बचेगा कौन, आपका P2। तो P2 जो है ना कितना चलेगा, 2 यूनिट चलेगा एक्सिक्यूशन। ये लास्ट है तो अब कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये 2 यूनिट चलेगा और ये आपका हो गया P2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 और ये आपका हो गया गैंट चार्ट कंप्लीट, यानी कि आपका जो है ना प्रोसेस एक्सिक्यूशन सभी का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि कंप्लीशन टाइम किसका कितना है इन गैंट चार्ट से, यानी कि गैंट चार्ट आप ड्रॉ कर लिए तो आपका जो है ना 95% क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका, समझिए कि। अब यहाँ पे हम लोग सबका कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। तो P1 का कंप्लीशन टाइम देखेंगे तो P1 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे कितना है, 3 है।
P2 का देखेंगे तो P2 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे सबसे लास्ट में है 21 है। P3 का देखेंगे तो P3 4 पे कंप्लीट हो चुका है 4। P4 का कंप्लीशन क्या 19 पे हुआ है और P5 का कंप्लीशन यहाँ पे आपको 9 पे हुआ है और P6 का कंप्लीशन 15 पे हुआ है। ये आपका कंप्लीशन टाइम निकल गया। अब निकालना आपको टर्न अराउंड टाइम, और टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन और अराइवल यानी कि कंप्लीशन और अराइवल में डिफरेंस कर देंगे, 3 - 0 ये 3 हो जाएगा, 21 - 1 24 - 2 2 19 - 3 16 9 - 4 5 और यहाँ पे 15 - 5 यहाँ पे गया 10। टर्न अराउंड टाइम निकल गया। अब वेटिंग टाइम निकालना है तो वेटिंग टाइम इक्वल टू होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम करेंगे यानी कि 3 - 3 0 वेटिंग टाइम, यानी कि पहले प्रोसेस का वेटिंग 0 रहा, प्रोसेस आया और उसको CPU एलोकेट मिल गया तुरंत। उसके बाद हो गया आपका 20 - 2 18, उसके बाद हो गया 2 - 1 1 16 - 4 12 5 - 5 0 और 10 - 6 4। ये सबका वेटिंग टाइम निकल गया। अब हम लोग को वेटिंग टाइम निकल गया, टर्न अराउंड टाइम निकल गया। तो अगर किसी पार्टिकुलर प्रोसेस को पूछा जाता है किसी पार्टिकुलर प्रोसेस P5 प्रोसेस का वेटिंग टाइम बताइए तो 0 हो गया। अगर कोई पूछे P3 का वेटिंग टाइम तो 1 हो गया। लेकिन अगर एवरेज पूछा जाएगा तो एवरेज में सबको ऐड करके और प्रोसेस जितने हैं उनसे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एवरेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एडिशन करेंगे सबको, तो 0 + 18 + 1 19 + 12 कितना हो गया आपका 31 हो गया, 31 + 4 35 हो गया, यानी कि 35। यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाई कितने प्रोसेस हैं तो P1 से लेकर P6 तक हैं, दैट मीन्स के 6 प्रोसेस हैं। तो ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम निकल गया प्रायोरिटी मोड में, नॉन प्रायोरिटी मोड में, यानी कि नॉन प्रायोरिटी मोड में हम लोग जो है ना 35/6 इसका वेटिंग टाइम निकालिए, एवरेज वेटिंग टाइम। इस तरह से आप टर्न अराउंड टाइम का भी एवरेज यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ये तो हम लोग फाइंड कर लिए नॉन प्रायोरिटी मोड में, लेकिन नॉन प्रीएम्पशन मोड में। लेकिन अगर प्रीएम्पशन मोड में पूछा जाता है तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे कि प्रीएम्पशन मोड में इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को फिर से गैंट चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा प्रीएम्पशन मोड में। और प्रीएम्पशन मोड में इन सभी प्रोसेस का कंप्लीशन जो है ना डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रीएम्प्ट होगा, बार बार प्रोसेस जो है ना प्रीएम्प्ट होगा। तो उसको भी हम लोग इसी सेशन में कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे प्रीएम्पशन मोड में। क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे जो मोड है अब नॉन प्रीएम्पशन न होगा, क्या हो गया प्रीएम्पशन मोड में आ गया। और प्रीएम्पशन मोड में जो है ना आपका जो हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आएगा, तो जो प्रोसेस एक्सिक्यूट कर रहा है उसको रिमूव करके और खुद एक्सिक्यूट होना शुरू हो जाएगा। कैसे उसका गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे गैंट चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि गैंट चार्ट यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे और ये हम लोग का ड्रॉ होगा प्रीएम्पशन मोड में, हो गया हमारा प्रीएम्पशन मोड में। 0 पे शुरुआत करेंगे। 0 अराइवल टाइम पे आया है कौन P1, तो P1 को हम लोग CPU एलोकेट कर दिए और ये एक्सक्यूशन कितना करेगा, इसका जो है ना बस टाइम 3 है तो 3 का 3 एक्सक्यूट नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है कि जब 3 एक्सक्यूशन टाइम है उस टाइम में कौन कौन प्रोसेस रेडी क्यू में पहुंच रहे हैं और उन प्रोसेस का प्रायोरिटी हाई है या P1 से कम है। अगर P1 से कम प्रायोरिटी वाले आ रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन P1 से हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस अगर पहुंच गया रेडी क्यू में तो P1 को रिलीज करना पड़ेगा CPU को, और जो हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसको एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए P1 चलता है पहले 1 यूनिट। 1 यूनिट क्यों, क्योंकि एक पे एक P2 पहुँच रहा है, तो 1 यूनिट चला, और 1 यूनिट चला तो रेडी क्यू में कौन पहुंच गया P2 पहुंच गया। तो P1 और P2 दो आपका यहाँ प्रोसेस जो है ना आपके रेडी क्यू में यहाँ पे पहुंच चुके हैं, P1 और P2 पहुंच चुके हैं। अब 1 पर आ चुके हैं ये दोनों, और 1 पर जो है ना P1 और P2 में कंपेयर करना है कि दोनों में किसका प्रायोरिटी हाई है। तो हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, यहाँ पे हायर प्रायोरिटी किसका है P2 का। दैट मीन्स कि P1 को छोड़ना पड़ेगा CPU को और P2 एक्सिक्यूट करेगा। यहाँ पे P2 एक्सिक्यूट करना शुरू करेगा और ये कितना चलेगा, तो देखिए 1 यूनिट ही चलेगा, क्योंकि 2 पर फिर ये पहुँच रहा है P3, तो 1 यूनिट चला, इसका रिमेनिंग बचा हुआ है 2 और इसका रिमेनिंग बच गया 1। P3 प्रोसेस आ गया है 2 पर, 2 पर P3 प्रोसेस यहाँ पे आ गया है रेडी क्यू में, P3 आ गया है। अब यहाँ पे देखिए P2 भी एक्सिक्यूट कर गया। अब यहाँ पे P3 जो है ना देखेंगे P3 का जो प्रायोरिटी है वो P1 और P2 से हाई है या कम है। तो
तो P3 का जो प्रायोरिटी है वो P1 P2 से ज़्यादा है, तो P3 को CPU एलोकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 पर जो है ना P3 को मिल गया, यानी कि जो प्रोसेस आ रहा है उसको तुरंत एक्सक्यूशन दिया जा रहा है CPU, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग टाइम कम हो जाए, यानी कि जब जब आया प्रोसेस यहाँ पे एक्सक्यूशन कंप्लीट करने के। यहाँ पे P3 जो है ना, यहाँ पे 1 यूनिट है ही, तो ये अपना एक्सक्यूशन कंप्लीट करके अपना निकल गया। अब इसका कोई रिमेनिंग टाइम नहीं बचा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे P3 पर एक प्रोसेस P4 आ चुका है, यानी कि रेडी क्यू में आपका प्रोसेस P4 आ चुका है। अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा कि P1 P2 P3 P4, P3 कंप्लीट हो गया। अब आपको एक्सिक्यूट करना है P1 P2 P3 में, ये आपका जो है ना P3 कंप्लीट कर चुका है, P3 कंप्लीट कर चुका है। तो P1 P2 और P4 में हाई प्रायोरिटी किसका है, क्योंकि यही प्रोसेस अभी रेडी क्यू में प्रेजेंट में है। तो P4 का देखेंगे कितना है, 6 है, P2 का देखेंगे 5 है, और P1 का देखेंगे 2 है। तो 6, 5 और 2 में कंपेयर करेंगे तो 6 हाई है, यानी कि P4 को यहाँ पे CPU मिल जाएगा। तो P4 एक्सिक्यूट करेगा, और ये कितना एक्सिक्यूट करेगा, जब तक कि दूसरा प्रोसेस नहीं आ रहा है। तो 3 है, ये आपको 4 तक में जो है ना, आपको 4 तक में ये एक्सिक्यूट करेगा, और 4 तक में P5 प्रोसेस जो है ना रेडी क्यू में आ गया है। अब यहाँ पे P5 जब आया तो यहाँ पे 4 प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है, P1 P2 P4 और P5। अब इन चारों में कंपेयर करना होगा आपको किसका प्रायोरिटी हाई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं P5 का प्रायोरिटी इन सभी से हाई है, यानी हमको लोग कंपेयर किस पर कर रहा है, P5 को, P4 को, P2 को और P1 को। तो 2, 5, 6 और 10 में हाई प्रायोरिटी किसका हो गया, P5 का। तो यहाँ पे P5 को CPU एलोकेट होगा, और एक कितना चलेगा, 1 यूनिट चलेगा, क्योंकि 5 पर फिर देखिए कौन पहुंच जा रहा है रेडी क्यू में, P6 पहुंच जा रहा है। अब P6 पहुंच गया तो इसको देखना होगा कि P5 एक्सिक्यूट कर रहा था, अभी P6 पहुंचा है, तो इसका क्या प्रायोरिटी P5 से ज़्यादा है या कम है। अगर प्रायोरिटी कम है तो ये कंटिन्यू करेगा, लेकिन ये प्रायोरिटी अगर हाई होता तो उसको छोड़ कर इसको एक्सिक्यूट करवाना होता। तो यहाँ पे इसका हाई प्रायोरिटी होने की वजह से ये कंटिन्यू कर लेगा। कंटिन्यू करने का मतलब जितना इसका टाइम है रिमेनिंग वो सब कंप्लीट करेगा, और यहाँ पे आपको जो है ना इसका रिमेनिंग 3 बचा हुआ है, और ये पूरा कंप्लीट कर लेगा, और ये चल जाएगा आपका 9 तक। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है ना अभी सारे प्रोसेस जो है ना आपके रेडी के पहुँच चुके हैं, जिसमें P5 आपका एक्सक्यूशन कंप्लीट कर लिया है। बच गया P1 P2 P4 और P6। अब P1 P2 P6, P1 P2 P4 और P6 में सबसे हाई प्रायोरिटी किसका है, तो P6 का। तो P6 को आप एलोकेट करेंगे, और ये चलेगा कितना यूनिट, तो ये यूनिट 6 यूनिट चलेगा। तो 6 यूनिट चलेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि P6 से अपना एक्सक्यूशन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद बचा है रेडी में P1 P2 और P4, P1 P2 और P4। इस सब में हाई प्रायोरिटी किसका है, तो हाई प्रायोरिटी 6 है, यानी कि P4 का है। तो पहले P4 यहाँ पे एक्सिक्यूट होगा, और ये चलेगा कितना, तो जितना रिमेनिंग बचा हुआ 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पे रिमेनिंग 18 अपना कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपका P4 कंप्लीट हो गया। बचा P1 और P2, तो P1 P2 में कंपेयर करेंगे, सबसे हाई प्रायोरिटी P2 का है इन दोनों में। तो P2 यहाँ पे एक्सिक्यूट करेगा, और P2 अपना जो है ना होल जो कंप्लीसन बचा हुआ 1 है, तो ये अपना कंप्लीट करेगा। ये हो गया 19। और उसके बाद आपका लास्ट बच गया कौन, P2 आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट बच गया कौन, P1। तो P1 कितना बचा हुआ है, 2। तो यहाँ पे P1 अपना एक्सक्यूशन कंप्लीट करेगा 21 पे। अब देख रहे हैं कि प्रीएम्पशन मोड में भी 21 आ रहा है, और नॉन प्रीएम्पशन मोड में भी 21 ही लास्ट में आया था। अब यहाँ पे कंप्लीशन टाइम सारे प्रोसेस का डिफरेंट है। यहाँ पे सबसे लास्ट में कंप्लीशन किसका हुआ है, P1 का। क्यों हुआ है, क्योंकि सबसे लो प्रायोरिटी वाला है, इसलिए इसका कंप्लीशन लास्ट में हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो कंप्लीशन टाइम P1 का निकालेंगे 21 है, P2 का निकालेंगे 19 है, P3 का देखेंगे P3 यहाँ पे 3 है, P4 का देखेंगे तो 18 है, P5 का देखेंगे 15 है, और P6 का देखेंगे तो P6 यहाँ पे 15 है। सॉरी, यहाँ पे P5 का देखेंगे P5 यहाँ पे 9 है, और P6 का 15 है। ये आपका कंप्लीशन टाइम निकाल गया। अब टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 21 - 0 और 21, 90 - 1 18, 3 - 2 1, 18 - 3 15, और यहाँ पे 9 - 4 5, और 15 - 5 10। ये आपका टर्न अराउंड टाइम निकल गया ओवरऑल सभी प्रोसेस का। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम आपको निकाल लेना है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 21 - 3 कितना हो जाएगा, 18, 18 - 2
16, 1 - 1 0, 15 - 4 आपको हो जाएगा 11, और 5 - 5 0, और 10 - 6 4। यहाँ पे दो प्रोसेस हैं जिसका वेटिंग टाइम 0 है, P3 और P5 का वेटिंग टाइम 0 है। यहाँ पे हम लोग का वेटिंग टाइम निकल गया। अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, तो एवरेज का मतलब इन सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और +4 कितना हो जाएगा, 15 + 16 31, और +18 यानी कि 49। यानी कि यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम जो आपका निकल गया, एवरेज वो हो गया आपका 49 अपॉन यहाँ पे 6। तो आप देख रहे हैं दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे नॉन प्रियम्पशन मोड में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आ रहा है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में। तो किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपका वेटिंग टाइम एवरेज निकालेंगे तो प्रियम्पशन मोड जो है ना बेटर साबित होगा, और किसी केस में नॉन प्रियम्पशन, जैसे इस केस में नॉन प्रियम्पशन का जो है ना एवरेज वेटिंग टाइम कम आ रहा है। और CPU शेड्यूलिंग का मेन पर्पस ही होता है कि एवरेज वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करना। तो हम समझते हैं कि आप इस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का प्रियम्पशन मोड में और नॉन प्रियम्पशन मोड में जो एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं वो आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।